नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 का आज जो हमारा चैप्टर है, वो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग एक-एक करके देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ता है? तो देखिए ये जो सभ्यता है, ये सिंधु और जो सिंधु की सहायक नदी है, उनके आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ता है इसका? क्योंकि उत्खनन के दौरान ये जो भी सभ्यताएं हैं, ये इसका पता हमें कैसे चलता है? तो उत्खनन के दौरान जो सभ्यता का विकास हुआ, उसके जरिए हम इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो भी सभ्यता है, इसका उत्खनन के दौरान ये सभ्यता का पता हमें चलता है। तो जब उत्खनन चल रहा था या खुदाई का काम जब चल रहा था, जो सभ्यता सबसे पहले प्रकाश में आया वो था हड़प्पा। ठीक है। और ये जो खुदाई का जो काम है, जो सबसे पहले कहाँ पे किया गया? तो हड़प्पा नामक स्थान पे किया गया। और जो स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया, उसको हम लोग, वो था हमारा हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ता है। तो हड़प्पा क्यों पड़ता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर जो खुदाई का काम चलता है, और जो वो माने खुदाई के दौरान जो शहर या जो स्थल प्रकाश में आता है, उसका नाम है हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग कांस्य सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्यों जानते हैं? क्योंकि कांसे के वस्तुएं बहुत बड़े मात्रा में पाई गई, और वो स्थान है दाइमाबाद। दाइमाबाद में जो है कांस्य की वस्तुएं मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य सभ्यता पड़ता है। और उसके बाद है जैसे घग्गर हाकड़ा सभ्यता। तो घग्गर हाकड़ा सभ्यता क्यों नाम पड़ता है? क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे जो है इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इस कारण से हम इसे घग्गर हाकड़ा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो और ये जो है हड़प्पा, ठीक है, सबसे पहले जो स्थल प्रकाश में आया, उसे हम लोग हड़प्पा जानते हैं। ठीक उसके एक साल बाद एक और स्थल की खोज होती है खुदाई के दौरान, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो पहला स्थल जो उत्खनन के दौरान पता चलता है वो था हड़प्पा, और दूसरा स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। और वर्तमान में ये दोनों जो स्थल हैं, ये अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो मतलब ये प्रकाश में कैसे आया, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है और कहानी भी है। तो उस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए 1827 का समय है। ठीक है। और चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति है जो कि अंग्रेज है, अफसर है अंग्रेज। उन्होंने क्या देखा कि एक टीला देखा। ठीक है। एक टीला देखा, और ये उस समय की बात है जिस समय भारत में अंग्रेज का शासन था या भारत में ब्रिटिश शासन था। ठीक है। तो एक टीला देखते हैं, तो टीला को देख लेते हैं, लेकिन उतना कोई मतलब महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक समय बीतता जाता है, और समय आता है 1853 ईस्वी। तो 1800 जो 53 ईस्वी है, उसमें अलेक्जेंडर कनिंगम, उसने भी इस टीले को देखा। ठीक है। इस टीले को देखते हैं, और ये उस समय है जिस समय भारत में है जो रेलवे लाइन बिछाने का या रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है। उस समय जो है 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले को देखा। तो फिर भी उतना कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर समय बीतता है, सन 1912 का समय आता है, और
ये जो भी जो लोग टीले को देखते थे, ये सारे जो है एक एशियाटिक सोसाइटी नामक जो एक संस्था है, वहाँ पर प्रेस के माध्यम से द नेवर नामक एडिटोरियल जो है विज्ञापन या न्यूज़पेपर को छापते हैं। ये जो टीला विला का जो भी बात है उनको संज्ञान में लेते हुए अपने पेपर या न्यूज़ चैनल में इसको जो न्यूज़पेपर है उनको छापने का काम करते हैं। उसके बाद जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है उनको बदल दिया जाता है। और ये जो सारे बातें हैं कि लोग बार बार जाते हैं और टीला जो उठा हुआ है वहां से जा करके एक ईंटा निकाल करके लोग घर बनाने के लिए कहीं से भी गए, एक गड्ढा टीला है, टीला को कोड़ते हैं और ईंटा निकालते हैं, वहां पर अपना घर बनाने लगते हैं। तो ये ईंटा आया कहाँ से, इसके बारे में अपने संज्ञान में लेते हुए ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI जो संस्था है, उनको कुछ लगता है कि यहाँ कुछ जरूर कोई बात है। लोग जाते हैं, कुछ मिट्टी कोड़ते हैं और गोटा ईंटा हो गया, चाहे कोई भी वस्तु उनको प्राप्त हो जाता है। इसको संज्ञान में लेते हुए सन 1921 में दयाराम साहनी ने मटगोमरी जिला रावी नदी में खुदाई का काम, जो रावी नदी के तट पर जो मटगोमरी जिला है वहाँ पे जो हड़प्पा नामक स्थान है, वहाँ पे जो खुदाई का काम शुरू होता है। और शुरू होने के बाद हमेश्वर पतन एक सभ्यता का दर्शन होता है और उस सभ्यता का नाम है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हर कोई एक अंग्रेज अफसर कुछ वर्षों में आते हैं और वो एक टीला को देखते हैं। फिर रेलवे लाइन ट्रैक या रेलवे ट्रैक बिछाने का जब काम चल रहा था उस समय भी अंग्रेज अफसरों ने इस टीले को देखा और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आता है और मिट्टी विट्टी कोड़ करके ईंटा निकाल लेता है, चाहे किसी भी चीज को कोड़ता है, कुछ कीमती वस्तु उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संज्ञान में लेते हुए दयाराम साहनी जी को जो है हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई का काम चालू होता है। और जो सभ्यता का दर्शन हमें सबसे पहले पता चलता है जिस सभ्यता का, वो सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये जो रेलवे ट्रैक बिछाने का जो काम चल रहा था, ये आपका कराची से लेकर के लाहौर तक बिछाए जाने की चर्चा थी या बिछाया जाने का जो भी बात है ये चल रहा था। ठीक है, अब देखिए 1922 का समय है, मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है और मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लरकाना जिला। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके जो खोज करता है वे हैं राखाल दास बनर्जी जी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। और जो है मोहनजोदड़ो स्थित है आपका सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर समय समय पर खुदाई का काम चलते रहता है और एक एक करके स्थल का पता लगता है। उसके बाद सन 1927 में सुतका गैंडोर का पता चलता है, खुदाई का काम होता है और इसके जो खुदाई करता है उनका नाम है RL स्टाइल। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका 1931 में चनहुदड़ो की खुदाई होती है सिंधु नदी के तट पर, नाम है RC मजुमदार। ठीक है, उसके नेतृत्व में खुदाई होता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का 4 चरण है, इसको हम लोग देखेंगे। 4 चरण जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद देखिए सभ्यता और संस्कृति, इसमें क्या अंतर है, सभ्यता और संस्कृति है क्या। तो देखिए
सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है 1750 में, ठीक है। लेकिन आज भी उसकी संस्कृति मौजूद है, इसीलिए तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो क्या है, सभ्यता का तो पतन हो गया 1750 ईस्वी पूर्व में, लेकिन संस्कृति क्या है, आज भी विद्यमान है। तभी तो हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए सभ्यता और संस्कृति को देखते हैं हम लोग। तो सभ्यता क्या है, सभ्यता को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, दृश्य है, छू सकते हैं, लेकिन संस्कृति को छू नहीं सकते हैं, ये अमूर्त रूप होता है, ठीक है। अमूर्त का मतलब जिसको हम लोग छू ना सके। सभ्यता तन है, मान लीजिए सभ्यता तन है, तो संस्कृति क्या है, मन है। उदाहरण के लिए देखिए, कपड़ा पहनना, ये क्या है, सभ्यता है हमारी। लेकिन कपड़ा कैसे पहनना है या कैसे पहनना चाहिए, तो ये संस्कृति हो गया। सभ्यता क्या है, आचार है, और संस्कृति क्या है, विचार है। सभ्यता का उत्थान होता है, फिर पतन हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान हुआ, फिर पतन हो गया। उसके बाद देखिए संस्कृति, संस्कृति गतिमान होता है, ठीक है, गतिमान है, प्रभावमान है, ठीक है। तो गतिमान है मतलब संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो, वो हमेशा चलते रहता है। सिंधु घाटी का सभ्यता का देखिए पतन हो गया, लेकिन संस्कृति आज भी गतिमान है, आज भी चल रहा है। तभी तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन जो है 1750 ईस्वी पूर्व में होता है, लेकिन संस्कृति आज भी विद्यमान है, ठीक है। कोटला निहंग खा यानी रोपड़, ठीक है। रोपड़ का नाम क्या है, कोटला निहंग खा, ठीक है, इसी को हम लोग रोपड़ बोलते हैं। रोपड़ कहाँ पे है, सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रंगपुर, ठीक है, रंगपुर यानी गुजरात वाला क्षेत्र, मादर नदी के तट पर स्थित है, काटियावाड़ जिला है। ये जो भी सभ्यता है ये भारतीय क्षेत्र पे है, ठीक है। और इससे पहले जो लोग हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े, ये लोग वर्तमान में भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र पे चले गए हैं। अब देखिए काल निर्धारण, काल निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए काल निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखिए। देखिए काल, जॉन मार्शल के अनुसार 1931 ईस्वी में उन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कहा कि 3250 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता का जो है उदय होता है, और 2750 ईस्वी पूर्व में इनका समापन होता है, या यह सभ्यता नष्ट हो जाती है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणिक महत्व जिसका होता है वो होता है C14 का, यानी कार्बन 14 के अनुसार देखिए 2550 से 2350 ईस्वी पूर्व तक वयस्क काल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद देखिए 2550 से 1750 ईस्वी पूर्व पतन का समय है। तो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि 1750 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया है, ठीक है। यानी कि 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यही प्रमाणिक है C14 के अनुसार, यानी कार्बन 14 के अनुसार। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, जो हम लोग भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता को, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का 80% भाग जो है घग्गर हागड़ा नदी सभ्यता के आसपास हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाले क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे क्या है। तो देखिए उत्तर में, उत्तर यानी मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर स्थित है मांडा। उत्तर में कौन है, मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र यानी कि जम्मू, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर हो गया। अब दक्षिण में क्या है वो देखिए, नीचे ऊपर में है उत्तर, नीचे दक्षिण यानी कि साउथ वाला। तो दायमाबाद है, ठीक है, यहाँ है दायमाबाद, ये वाला देख लीजिएगा दायमाबाद, यहाँ है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में यानी कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, कौन सा नदी, प्रावरा नदी, ठीक है। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब पूरब, पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिडन नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पश्चिम में कौन है, सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान, दास्क नदी, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकार है। और कितना किलोमीटर वर्ग में फैला है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला है, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसे जुड़वा राजधानी कहते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग जुड़वा राजधानी कहते हैं। किसके अनुसार, तो स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को, तो क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है या पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग इसे आदि ऐतिहासिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज को समझिए, प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं आदि ऐतिहासिक, लिख के तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। यहाँ लिखित हड़प्पा सभ्यता में कि लिखित साक्ष्य है, लेकिन वो ऐसा लिखित साक्ष्य है जो कि पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे हम लोग आदि ऐतिहासिक में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता का कौन सा उदाहरण है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक है, आदि ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए लिखित साक्ष्य है, लिखित प्रमाण है, लेकिन क्या लिख करके गया है वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिखित साक्ष्य होने के कारण भी हम लोग उसे पढ़ नहीं, कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि कोई पढ़ ही नहीं पाया, इसीलिए हम लोग उसे आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके निर्माता कौन है, इस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन हम लोग देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूमध्य सागरीय लोग जो है सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि वहां सिंधु माने भूमध्य सागरीय लोगों की जो है जो कंकाल है वो अत्यधिक मात्रा में पाया गया है भूमध्य सागरीय लोगों का, इसीलिए माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वे भूमध्य सागरीय लोग हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए खंडहर से मानव कंकाल एवं खोपड़ी के कपाल मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मिश्रित प्रजातियां थी। ठीक है, यहाँ से जो खंडहर से जो मानव कंकाल या खोपड़ी के कपाल मिले हैं वो मिश्रित थी, मिले हुए मिले हैं। ठीक है, एक साथ कई प्रजाति के जो है कपाल और खोपड़ी एक साथ हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है मिश्रित प्रजातियां थी, कई तरह के मिश्रित प्रजातियां थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति हो गया, दूसरा अल्पाइन प्रजाति हो गया, तीसरा मंगोलाइड प्रजाति हो गया, चौथा हो गया हमारा भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, यहाँ तक यही सब मिश्रित प्रजाति थी। और देखिए भूमध्य सागरीय जो है कंकाल एवं कपाल सबसे ज्यादा मिला है, कंकाल और कपाल सबसे ज्यादा किसका मिला है, भूमध्य सागरीय लोगों के। अतः कहा जा सकता है कि भूमध्य सागरीय लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको हम लोग देखेंगे। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूड को क्या कहा जाता है, पुरातात्विकविद कहा जाता है। अब देखिए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था। ठीक है, किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। इसको समझिए, कोपेनहेगन संग्रहालय है। ठीक है, वहां पे जो है पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युगीन का त्रियुगीय विभाजन, मतलब त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ठीक है, इसका जो विभाजन किया, जब पाषाण काल का अलग, कांस्य युग और लोह युग, ये तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसे हम लोग त्रियुगीन कहते हैं। ये विभाजन त्रियुगीय विभाजन कहा गया। ये किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। ठीक है, मतलब
जो पाषाण काल हो गया, कांस्य युगीन हो गया, लोह युग, ये तीनों जो ये 3 भागों में बांटा गया। अलग एक पहला भाग हो गया पाषाण, दूसरा हो गया कांस्य, तीसरा होगा लोह युगीन। ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये त्रियुगीन या ये किसने बांटा इसको 3 भागों में? तो थॉमसन ने बांटा था। ठीक है, कहाँ पे बांटा? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पता चलता है कि थॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य और लोह युग को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद पशुपालन एवं चारागाह का जो प्रारंभ होता है वो मध्य पाषाण काल में होता है। हम लोग मध्य पाषाण काल में देख ही चुके हैं। उसके बाद देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो जगह है आदमगढ़। तो हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं कि आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। उसके बाद देखिए हड्डी के उपकरण प्राप्त होता है महदा सराय नहर से। हड्डी का उपकरण और हड्डी का आभूषण हमें कहां से प्राप्त होता है? महदा या सराय नहर राय से। ठीक है, उसके बाद देखिए खादान, यानी कि खादान का मतलब होता है खाने योग्य जो कृषि का सामान, जैसे धान हो गया। ठीक है, और भी तरह तरह के जो भी कृषि के सामग्री हो गया, ये सब का जो सर्वप्रथम कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो नवपाषाण काल में। हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि कृषि की शुरुआत सबसे पहले नवपाषाण काल में होता है। तो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से? तो नवपाषाण काल से। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी हथनौड़ा मैन, यानी कि हथनौड़ा से जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक है, चित्रकला कहाँ पे? तो गुफा में शैलाश्रय, यानी कि भीमबेटका का गुफा में ही आदि मानव रहते थे। ठीक है, इसे हम लोग शैलाश्रय के नाम से जानते हैं। शैलाश्रय माने गुफा में रहना को ही शैलाश्रय बोलते हैं। गुफा का घर शैलाश्रय। अब देखिए भीमबेटका को किसने खोजा? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर जी ने इसे खोजता है। डॉक्टर विष्णुधर जी ने भीमबेटका की खोज किसने की? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर जी ने भीमबेटका की खोज की। ठीक है, उसके बाद देखिए गैरिक मृदभाण, जो ये मृद पात्र है, ओसीपी जिसको कहा जाता है, इसका नामकरण जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर से। ठीक है, जिसे हम लोग गैरिक मृद पात्र या मृद भाण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं ओसीपी। ठीक है, इसका नामकरण हुआ था कहाँ पे? तो हस्तिनापुर नामक स्थान पर। ठीक है, अब देखिए गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं ब्रुजोम, यानी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है गर्त आवास में ब्रुजोम कश्मीर वाला क्षेत्र। उसके बाद देखिए पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में जो नाम है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए नेवासा, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है नेवासा का। और नेवासा भी कहाँ है वर्तमान में? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद ईशमपुर है, ईशमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। ठीक है, गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब मैचिंग करने के लिए आता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैचिंग करने के टाइप में ये सब दे सकता है। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल। ठीक है, तो जिन स्थलों में खुदाई हुआ उनमें उसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिन स्थलों पर खुदाई हुई है उन्हें तीन भागों में विभाजित किया। जैसे केंद्रीय नगर हो गया,
तटीय नगर जिसको पत्तन बोलते हैं, तटीय नगर यानी कि जो समुद्र के तट पर स्थित होता है उसको हम लोग तटीय नगर बोलते हैं। पत्तन मतलब बंदरगाह वाला, कस्बे, ठीक है, कस्बा मतलब आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कस्बा बोलते हैं। तो केंद्र नगर हो गया, तटीय नगर या पत्तन, कस्बा, यही 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। और केंद्र नगर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो हड़प्पा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, धौलावीरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्थल है हम लोग कल पढ़ेंगे, हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे, जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि हम लोग फिर कल मिलेंगे और कल आपको फिर हड़प्पा से लेकर के जितने भी स्थल है उसको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।